हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है अंडर नॉर्मल प्रोविजंस. इन दिस वीडियो आई एम एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट एंड हाउ टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट. तो मैट जो है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कंपनीज पे करती हैं इन केस द टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड अंडर नॉर्मल प्रोविजन इज लेस मीन्स दैट वी हैव टू कंपेयर द two tax liabilities, one calculated under MAT and the other calculated under normal provisions. तो दोनों में से जो भी ज़्यादा अमाउंट है दैट अमाउंट इज़ पेड बाय द कंपनीज. तो मैट कैलकुलेट करने के लिए जो स्टेप्स हैं, द फर्स्ट स्टेप इज़ दैट वी हैव टू कैलकुलेट द बुक प्रॉफिट. तो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. उस बुक प्रॉफिट पे हमको 18.5% से टैक्स रेट है ये कैलकुलेट करना है अमाउंट. जो अमाउंट आएगा उस पर फिर सरचार्ज ऐड करना है. इफ़ द इनकम इज़ लेस देन 1 करोड़ देन नो अमाउंट ऑफ सरचार्ज इज़ एडेड, एंड इफ़ इट इज़ फ्रॉम 1 to 10 करोड़ तो अकॉर्डिंगली नेचर जैसी है कंपनीज़ की, इंडियन कंपनी है तो सरचार्ज का अमाउंट डिफरेंट है, फॉरेन कंपनीज़ के लिए डिफरेंट है. सो डिपेंडिंग अपॉन द type of company and the amount of income, the surcharge is levied. Then cess is also calculated at the rate of 4% और वो भी सरचार्ज के साथ इस अमाउंट में ऐड कर दिया जाता है. Then that amount is the amount that has to be paid by the companies under MAT, minimum alternate tax. Now how do we calculate the book profit? The first figure that is required to calculate the tax. तो book profit calculate करने के लिए certain adjustments are to be made. तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट दिया होता है उस नेट प्रॉफिट में हमें कुछ अमाउंट ऐड करना है. ओके, सो सर्टेन अमाउंट इज़ एडेड and hence the book profit is increased and certain amount is deducted. कुछ हम उसमें से डिक्रीज़ कर देते हैं, कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं to arrive at book profit. तो कौन कौन सी पॉजिटिव एडजस्टमेंट्स हैं और कौन सी नेगेटिव एडजस्टमेंट्स हैं, लेट्स सी. पॉजिटिव एडजस्टमेंट्स का मतलब है कि कौन सी चीज़ें हमें नेट प्रॉफिट में ऐड करनी है. द फर्स्ट थिंग is the amount of income tax paid or payable and the provisions thereof. So any kind of income tax paid by the company is not an expense of the company. तो ये income tax जो है including interest is added back. Income tax के अलावा dividend tax है which is as per section 115O. इसके अलावा distribution tax है under section 115R, including surcharge, education cess, सीनियर एंड हायर एजुकेशन सेस, हेल्थ भी अब इसमें हेल्थ सेस भी ऐड हो गया है. तो इस तरह के टैक्सेस, इंटरेस्ट या सेस अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो किए हुए हैं सो दे शैल बी एडेड बैक. बट वी हैव टू कीप इन माइंड दैट देर आर सर्टेन टैक्सेस विद रिस्पेक्ट टू विच देर इज़ नो एडजस्टमेंट, यानी उनके लिए हमको एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, यानी हर तरह का टैक्स जो है ऐड बैक नहीं करना है. फॉर एग्जांपल लाइक सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स है, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो नो एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच टैक्सेस और पेनल्टीज़ और फाइन्स, राइट. तो हमको सिर्फ और सिर्फ कौन सा अमाउंट ऐड करना है, इनकम टैक्स का या फिर डिविडेंड टैक्स का या किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अगर हमने पे किया है एज पर सेक्शन 115R. सो दीज इफ़ दे आर शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट दे विल बी एडेड बैक. सेकेंड अमाउंट इज़ द अमाउंट कैरिड टू एनी रिजर्व अदर देन द शिपिंग रिजर्व अंडर सेक्शन 33AC. तो कोई भी अमाउंट जो है अगर रिज़र्व्स में लाइक जनरल रिज़र्व बना रखा है या कोई और रिवैल्यूएशन रिज़र्व बनाया हुआ है, तो इस तरह की रिज़र्व्स अगर बना रखे हैं कंपनी ने तो दैट इज़ नॉट एन एक्सपेंस ऑफ द कंपनी. सो एनी इनकम ट्रांसफर्ड टू सच रिज़र्व्स
is not an expense of the company, or any income withdrawn from such reserve is also not profit of the company. इनकम भी नहीं है और एक्सपेंस भी नहीं है, तो रिजर्व्स में अगर कोई भी अमाउंट हमने कैरी कर रखा है, ट्रांसफ़र किया है, तो वो एक तरह का अप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट्स का, दैट इज़ नॉट एन एक्सपेंस, सो दिस अमाउंट विल बी एडेड बैक. तो एक्सपेंस नहीं है इसलिए इसको वापस ऐड कर रहे हैं टू अराइव एट द रियल प्रॉफिट, और यू कैन से टू अराइव एट द बुक प्रॉफिट. Third amount is the amount or amount set aside to provisions made for meeting uncertain liabilities. तो कंपनीज क्या करती हैं, प्रोविजंस बनाती हैं. हमारी अकाउंटिंग जो रूल्स हैं, अकाउंटिंग के जो प्रोविजंस हैं, उनके अकॉर्डिंग कंपनीज क्या करती हैं, कुछ प्रोविजंस बना के रखती हैं टू मीट आउट सर्टेन लाइबिलिटीज़. फॉर एग्जांपल प्रोविजंस ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजंस ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़. So such provisions are to meet out the future uncertainties or future expenses. तो currently इनको expense नहीं मानते हैं. So they are kind of you can say an amount which is set aside to meet the liabilities. So they are not current expenses. तो इनको वापस हम ऐड करेंगे. किसी भी तरह का जो provision कंपनी ने बना रखा है, so that will be added back. Again this is also a provision, अमाउंट बाय वे ऑफ प्रोविजन फॉर लॉसेज ऑफ सब्सिडरी कंपनीज, तो ये भी ऐड करेंगे. किसी भी तरह का डिविडेंड अगर कंपनी डिक्लेयर कर रही है या पे कर रही है, तो सच डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, सो दे आर नॉट एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनीज. अगेन दैट्स वाई दे आर एडेड बैक. एनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज़ रिलेटेड टू द इनकम एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10. तो जो भी एग्जेम्प्टेड इनकम है, उस एग्जेम्प्टेड इनकम को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंस इनकर हुआ है, दैट एक्सपेंस विल बी एडेड बैक. वाई? बिकॉज दी इनकम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. तो टैक्स से जो इनकम एग्जेम्प्ट है, तो उससे होने वाला एक्सपेंस भी हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं. देन अनदर अमाउंट, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. अब डेप्रिसिएशन में हमको ध्यान से देखने की ज़रूरत है that there are two types of depreciation that can be given in the question. The one is the normal depreciation, the other one is the depreciation because of revaluation of assets. तो दो depreciation हो गए, normal and depreciation because of revaluation of asset. तो जब हम ऐड कर रहे हैं तो हम ये दोनों ही depreciation को ऐड करके जो टोटल डेप्रिसिएशन है दैट इज़ एडेड. तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे. जब मैं आपको नेगेटिव एडजस्टमेंट्स बताऊंगी तो मैं दोबारा से कहूँगी कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ डिडक्टेड. तो कौन सा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे, ये वाला डिडक्ट कर देंगे. तो क्या रह जाएगा हमारे पास, ओनली एन इंक्रीज्ड अमाउंट बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स. तो हम चाहे तो सिर्फ ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन ना ऐड करें और ना वहाँ डिडक्ट करें. अगर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की वजह से कोई डेप्रिसिएशन अमाउंट दिया है, तो वही जो है सिर्फ हम यहाँ पे ऐड करें. बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू फर्स्ट शो अ टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि हमें नॉर्मल और रिवैल्यूएशन वाला दोनों ही टोटल डेप्रिसिएशन एक बार ऐड करें, और बाद में जब डिडक्ट करें तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन को हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. Then another is the amount of deferred tax and provisions. Provisions तो किसी भी तरह के हैं, जैसे यहाँ पे provisions है, provision for diminution of value of any asset, तो that is again added back. तो deferred tax क्या होता है, tax which is deferred for some time period which is not paid, so again this amount is added back. Then amount standing in revaluation reserve relating to revaluated asset on the retirement or डिस्पोजल ऑफ सच एसेट. तो अगर किसी रिवैल्यूएशन रिजर्व में कोई अमाउंट है जो स्टैंडिंग है, तो दैट इज़ अगेन एडेड बैक व्हेन दी एसेट इज़ डिस्पोज्ड. तो इस तरह के अमाउंट को भी वापस हम ऐड बैक कर देते हैं. सो दीज आर द अमाउंट विच आर एडेड. देन व्हाट आर द अमाउंट्स विच आर डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट में से ये जो अमाउंट्स हैं ये सारे हम रिड्यूस कर देंगे, इनको हम नेगेटिव एडजस्टमेंट्स बोलते हैं. तो सबसे पहले जो अमाउंट यहाँ पे गिवन है, दैट इज़ अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व्स और प्रोविजंस इफ़ एनी सच अमाउंट इज़ क्रेडिट टू P&L अकाउंट.
तो रिज़र्व्स में या प्रोविजंस में से अगर हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो वो इनकम नहीं है कंपनी की, तो इनकम नहीं है तो दैट कैन नॉट बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट, एंड इफ सच अमाउंट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड देन दैट शुड बी रिड्यूस्ड, यानी कि वो हमारा इनकम है ही नहीं, तो अननेसेसरी की इनकम को, जितनी भी इनकम्स क्रेडिट साइड पे दिखाई हैं उनको हम डिडक्ट कर देते हैं। तो ये वाला जो अमाउंट है अगर किसी तरह से दिखाया हुआ है तो दैट शुड बी डिडक्टेड। देन सेकेंड इज द एग्जेम्प्टेड इनकम्स, तो जो भी एग्जेम्प्टेड इनकम है तो दे विल बी ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट। नेक्स्ट इज़ द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मल डिप्रिसिएशन जो है डिडक्ट कर देंगे वापस, तो हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू रह जाएगी, द डिप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। देन इफ सम अमाउंट इज विड्रॉन फ्रॉम रीवैल्यूएशन रिजर्व एंड क्रेडिटेड टू द P&L अकाउंट, तो ये जो है, जो अमाउंट यहाँ पे रिड्यूस करेंगे, इट कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। क्या मतलब है इस बात का कि लेट्स सपोज जो हमारा अमाउंट है जो कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट का जो रिज़र्व है, दैट अमाउंट इट्स लेट्स सपोज 2 लाख रुपीज़। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन in the reserve is 2 lakh rupees which is withdrawn. So amount withdrawn from revaluation reserve and credited to P&L account, the amount is let's say 2 lakh rupees, and the actual depreciation on account of revaluation of asset, let's suppose that is 2,50,000. तो अब ये जो 2 लाख जो हमने विड्रॉ किए हैं ये पूरे के पूरे जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं, यानी डिडक्ट कर सकते हैं। Now let's suppose in the next year the depreciation on account of revaluation is again 2,50,000, but the amount withdrawn from revaluation reserve is let's suppose 3 lakh. तो as per this statement कितना अमाउंट हम रिड्यूस कर सकते हैं, ओनली 2,50,000। तो जब उसमें लिखा है कि टू द एक्सटेंट इट डज़ नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, तो यानी ये हायर अमाउंट है, इससे ज़्यादा, जो कि कौन सा अमाउंट है, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो इससे ज़्यादा अमाउंट अगर विड्रॉ हो रहा है तो डिडक्शन कितने तक की है, सिर्फ इतने अमाउंट तक की, जो कि कहाँ दिया है, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। और अगर उससे कम है तो द फुल अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन बी रिड्यूस्ड। The next is the amount of loss brought forward or unabsorbed depreciation, whichever is less. So there will be two kinds of brought forward loss or unabsorbed depreciation in the question. The one is for tax purpose and the other one will be accounting purpose. तो टैक्सेशन पर्पज़ के लिए तो जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस या डिप्रिसिएशन है वो हम नॉर्मल प्रोविजंस में जो हमारा प्रॉफिट आता है या इनकम आती है तो उस इनकम में से हम डिडक्ट कर देते हैं एज़ पर दी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ प्रोविजंस। लेकिन यहाँ पर बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ये जो अमाउंट है लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड एंड अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, तो वहाँ हम देखते हैं कि अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए कौन सा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है और कौन सा अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है। और यहाँ पे जो, क्योंकि ये नेगेटिव एडजस्टमेंट्स की बात हम कर रहे हैं कि कौन सा अमाउंट रिड्यूस किया जाएगा, तो इन दोनों में से विच एवर इज़ लेस। तो अगर कोई एक फिगर नहीं दे रखी है, लेट्स सपोज देयर इज़ नो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड देयर इज़ ओनली अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, इट मीन्स नथिंग विल बी डिडक्टेड। वाई? बिकॉज दिस अमाउंट इज़ ज़ीरो, राइट। कोई एक भी अगर फिगर नहीं दे रखी है तो इसका मतलब है उसका अमाउंट क्या है, ज़ीरो है। तो लेस अमाउंट क्या होगा, ज़ीरो ही होगा, तो नथिंग विल बी डिडक्टेड। सो लेट्स सपोज इफ़ द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस इज, लेट्स सपोज दिस इज 70,000 एंड अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन इज़ 1 लाख, तो यहाँ पर जो हमको रिड्यूस करना है दैट अमाउंट विल बी 70,000। लेट्स सपोज अनदर एग्जाम्पल दैट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस इज 20,000 and there is no unabsorbed depreciation. So how much amount will be deducted? Nil, because unabsorbed depreciation है ही नहीं, that means that is ज़ीरो। तो 20,000 और ज़ीरो में से
which is the lesser value? 0. So nothing will be deducted. Next is fourth point, the amount of profits of SICK industrial company. तो प्रॉफिट जो है सिक इंडस्ट्रियल कंपनी के, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. So if such profit appears in the P&L account, it shall be deducted from it shall not be deducted from net profit, it shall be deducted from the net profit to find out the book profit. book profit calculate करने के लिए सिक इंडस्ट्रियल कंपनी के प्रॉफिट्स को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है वो इन पे एप्लीकेबल नहीं है, यानी प्रॉफिट्स जो है सिक इंडस्ट्रियल कंपनी के इन पे मैट नहीं देना होता. देन इज़ अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स. अगर डेफर्ड टैक्स को इनकम शो किया हुआ है तो दैट इज़ ऑल्सो एडेड बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एन इनकम. तो इस तरह से जो है बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे. टोटल बुक प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, यानी बुक प्रॉफिट में हम कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव एडजस्टमेंट्स, कुछ चीज़ें डिडक्ट कर रहे हैं. नेट प्रॉफिट जो है दैट विल बी टेकन फ्रॉम P&L अकाउंट. उसमें certain all these values will be added back, certain deductions will be made. तो जो अमाउंट आएगा दैट विल बी अवर बुक प्रॉफिट. अब इस बुक प्रॉफिट पे जो है 18.5% से मैट का रेट है ये, दिस विल बी एप्लीकेबल. तो जो भी अमाउंट आएगा उस पर फिर हम सरचार्ज ऐड करेंगे इफ़ एप्लीकेबल. सरचार्ज अगर बनता है तो वो ऐड करेंगे. जो भी अमाउंट आएगा उसमें फिर हम सेस ऐड करेंगे 4% से. तो जो अमाउंट आएगा दैट विल अगेन बी एडेड बैक. तो टोटल जो बनेगा दैट विल बी दी टैक्स लायबिलिटी एज पर मैट प्रोविजंस में. नाउ वी विल कंपेयर द टू वैल्यूज एज पर नॉर्मल प्रोविजंस एंड एज पर मैट. विच एवर इज़ हायर, जो भी हायर अमाउंट है दैट विल बी पेड एज टैक्स. So this is how the tax liability is computed. One example is shown here which is discussed in another video. Thank you.